हेलो एवरीवन, श्री मंगल बाल विद्यालय की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। मेरा नाम है किशन सुथार और मैं आज आपको पढ़ाने वाला हूँ विज्ञान कक्षा से का पाठ 14वां जल जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ है। और हम जानते हैं कि जो पानी है पृथ्वी पर वो बहुत ही करोड़ों साल पहले यहाँ पर बन चुका था। यानी कि आज जो जल है वो सीमित मात्रा में है। हम जितना उसको प्रयोग करेंगे वो वही खर्च होता रहेगा और क्या हो जाएगा, समुद्रों के अंदर चला जाएगा। यानी कि जितना पानी हम खर्च करते हैं वो ज़्यादातर समुद्र में चला जाता है। तो समुद्र में मिलने के बाद वो खारा पानी हो जाता है और उसका कोई काम नहीं होता है। ना तो हम उसको पी सकते हैं और ना ही खेती कर सकते हैं। तो जल का उपयोग बहुत ही ज़्यादा मात्रा में किया जाता है, जैसे कि स्नान करने में, कपड़े धोने में, खाना पकाने में, फल सब्जियां उगाने के अंदर। तो इसके उपयोग बहुत ही ज़्यादा लंबे चौड़े हैं। अब आपको एक लिस्ट बनानी है कि आप कितना पानी यूज़ करते हैं डेली घर के अंदर। जैसे कि पीने में आप कितना पानी, 3 से 4 लीटर, ब्रश करने में कितना, नहाने में, बर्तन साफ करने, कपड़े धोने, शौचालय फर्श साफ करने और अन्य कोई कामों के अंदर। फिर क्या करना है कि टोटल आपको निकालना है, जितना पानी आपने यूज़ किया उसको जोड़ना है एक दिन का। मान लीजिए आपने 200 लीटर पानी यूज़ कर दिया एक दिन में। फिर आपको क्या करना है कि उसमें भाग देना है। आपके घर में कितने सदस्य हैं, मान लीजिए 5 सदस्य हैं। तो अब एक के हिसाब से कितना पानी यूज़ किया जाता है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि अगर 200 लीटर पानी पूरे दिन में यूज़ किया तो 5 लोगों में से एक आदमी ने कितना पानी यूज़ किया, लगभग 40 लीटर। ओके, तो साल में आप कितना पानी यूज़ करेंगे। तो इसके बारे में सोचिए कि बहुत ज़्यादा पानी है, हम साल भर में अकेले क्या कर लेते हैं, इस्तेमाल कर लेते हैं। तो पानी की ज़रूरत पूरी दुनिया में कितनी ज़्यादा होगी, इसकी आप कल्पना कर सकते हैं। तो क्या होता है कि अभी गर्मियों का मौसम चल रहा है और पूरे देश ही नहीं, काफ़ी दुनिया के ऐसे हिस्से हैं जहाँ पर पानी की अभी किल्लतें महसूस की जा रही हैं, क्योंकि मानसून से पहले का मौसम होता है। उस वक्त पानी लगभग हर जगह से जो उनके प्राकृतिक जलाशय उनमें ख़त्म हो जाता है और इंतज़ार रहता है नई बारिश का। तो बहुत ही ज़्यादा समस्याएं उनको फेस करनी पड़ती हैं। तो हम बहुत सारे, यानी कि अपने खाने की जितनी भी चीज़ें हैं ये सब बनाने के लिए भी पानी का उपयोग करना पड़ता है। और बिना पानी के आप सोच भी नहीं सकते कि जीवन हो सकता है। आप सोचिए कि अगर एक दिन आपको पानी ना मिले, सिर्फ पीने के ही पानी मिले, तो भी बहुत सारे काम हैं वो नहीं हो पाएंगे। तो हम जल प्राप्त कहाँ से करते हैं? ऑब्वियसली बात है कि हम जो पानी है नदियों, झरनों, तालाबों या फिर ज़मीन के अंदर का जो पानी है वहाँ से प्राप्त करते हैं। अब यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट फैक्ट है कि आप के पास जो किताब है और उस किताब का एक पन्ना, एक जो पेज है वो बनाने के लिए, मतलब वो जो पेज है, कागज़ है, वो जो लकड़ी से मिलते हैं, और लकड़ी मतलब पेड़ों से। ओके, तो जो कागज़ पेड़ों से बनते हैं, उस पेड़ को एक पन्ना कागज़ लगभग बनाने के लिए कितने गिलास, 2 गिलास पानी की आवश्यकता होती है। तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा पानी यूज़ किया जाता है। और घरों के अंदर जो पानी है इस प्रकार से तालाबों में से मोटर लगा के या फिर नलकूप लगा कर प्राप्त किया जाता है। तो ये स्रोत है हमारे पानी प्राप्त करने के। ओके, तालाब, झील, नदी और कुएं। फिर क्या होता है कि ये पृथ्वी है पूरी गोल, ठीक है। इसमें लगभग 2/3 यानी कि 75% भाग किसका है, पानी का है। ओके, और 25% क्या है, ज़मीन, लगभग। ओके, तो यहाँ पर हम देखेंगे कि ज़्यादातर तो पृथ्वी पर पानी है। फिर तो पानी की कोई समस्या ही नहीं हो जानी चाहिए, क्योंकि इतना सारा पानी तो हमारे पास ऑलरेडी है। लेकिन इसमें क्या है कि इतना ज़्यादा जो पानी है वो है समुद्र के अंदर। और समुद्र का पानी कैसा होता है, खारा होता है। इसके लिए आप एक कविता की कुछ लाइनें हैं। कविता है राइम ऑफ द एंसेंट मैरिनर, जो लिखी गई थी 1798 के अंदर S.T. कॉलरिज ने। ओके, तो यहाँ पर लिखा गया है कि हर जगह जल ही जल, पीने के लिए कोई बूंद नहीं। यानी कि एक कवि है जो समुद्र के अंदर फंसा हुआ है, नाव के अंदर, वो लिख रहा है कि चारों ओर पानी ही पानी है, खूब सारा पानी है, लेकिन पीने के लिए एक बूंद भी नहीं है।
तो समुद्र का पानी है, अगर वो पी लेता है तो वो शायद मर सकता है या फिर बहुत ज़्यादा बीमार हो सकता है। तो वहाँ का पानी बहुत ही ज़्यादा खारा होता है, जिसका प्रयोग ना तो हम पीने के लिए कर सकते हैं और ना ही खेती करने के लिए। तो इन सब लोगों को जो दूर रहते हैं कहीं नदी, तालाब या कुआं से, तो उनको पानी कैसे मिलता है? इनको बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है पानी के लिए। तो एक बात है कि जो पानी है वो जल चक्र के रूप में रहता है, यानी कि पहले समुद्र से पानी भाप बन के उड़ेगा और फिर वापस ज़मीन पे बरस जाएगा, फिर वापस उड़ेगा और फिर ज़मीन पर बरस जाएगा। तो ये चक्र के रूप में घूमता है, जल चक्र। इसको भी हम आगे समझेंगे। आपने देखा होगा कि फर्श पर पहला जल या फिर जो गीले कपड़े हैं या फिर बरसात के बाद गीली सड़कें वो थोड़ी देर में सूख जाती हैं। तो उनके वहाँ का पानी कहाँ जाता है? तो आप देखेंगे कि इस प्रकार से सूरज है, उसकी गर्मी जब पानी के ऊपर पड़ती है तो पानी भाप बन के ऊपर उड़ जाता है। इस प्रक्रिया को बोलेंगे वाष्पीकरण। क्या बोलेंगे? वाष्पीकरण। यानी कि जल वाष्प में परिवर्तित हो जाता है और वहाँ से हवा में मिल जाता है। तो जल वाष्प कहाँ से बनती है? क्या सूरज की गर्मी से बनती है या फिर धूप में या फिर छांव में भी बन सकती है? इसके लिए एक प्रैक्टिकल है कि दो प्लेटें लीजिए, एक धूप में और एक छांव में। आप देखेंगे कि दोनों में से कुछ पानी कुछ घंटों बाद उड़ जाता है, यानी कि दोनों में पानी की कमी होती है। लेकिन धूप में जो प्लेट है उसमें काफ़ी ज़्यादा पानी उड़ जाता है, इसमें थोड़ा कम होता है, क्योंकि यहाँ पर तो सीधी गर्मी यहाँ पर आ रही है, लेकिन जो साया में पड़ी प्लेट है इसके अंदर गर्मी नहीं आ रही, बल्कि जो गर्म हवा है इसके आसपास की वो आ रही है और उससे पानी उड़ रहा है। फिर क्या होता है कि बहुत ज़्यादा पानी इसी प्रकार पृथ्वी पर जितना भी पानी है वो इसी प्रकार सूरज की गर्मी से ऊपर उड़ता रहता है। तो ये जो पौधे हैं, यानी कि आपने अगर 1 किलोग्राम गेहूं लिए तो लगभग 1 किलोग्राम गेहूं उगाने के लिए 500 लीटर पानी की आवश्यकता होती है, फिर कहीं जाके आपको 1 किलो गेहूं प्राप्त होता है। तो आप सोच सकते हैं कि बहुत ज़्यादा पानी है वो यूज़ किया जाता है फसलों के अंदर, पीने के अंदर और अन्य कामों के लिए। अब देखते हैं कि बादल किस प्रकार से बनते हैं। इसके लिए सिंपल सा एग्जाम्पल है कि बादल हमारे आसपास मौजूद जो हवा है उसके अंदर नमी यानी कि पानी की मात्रा है, वहीं से बादल बनते हैं। तो इस प्रकार से एक गिलास लीजिए और उसके अंदर बर्फ़ वाला पानी डाल दीजिए। फिर आप देखेंगे कि इस गिलास की सतह पर यहाँ पर साइड में छोटी छोटी जल की बूंदें चिपक जाती हैं। वो बूंदें कहाँ से आती हैं? तो वो बूंदें यहाँ पर जो हमारे आसपास नमी है, पानी है, हवा में घुला हुआ पानी है, वही पानी जब ठंडा होता है तो इस बूंदों का रूप ले लेता है। तो सेम कंडीशन होती है बादलों के अंदर। जब हमारे यहाँ की नमी है हवा के अंदर, वह गर्मी के कारण गर्म होती है और गर्म होकर वह चली जाती है ऊपर, बहुत ज़्यादा ऊपर। और जब पृथ्वी से ऊपर जाते हैं तो ठंड बढ़ती है। तो जब ये गर्मी वाली बूंदें जल वाष्प हैं वो ऊपर जाएगी तो ऊपर जाकर ठंडी हो जाएगी, ठंडी होकर ये बादलों का रूप ले लेगी, इस प्रकार से ठंडी हो जाएगी। फिर जब ये बादलों का रूप लेती हैं तो इसको बोलेंगे जल कणिकाएं। क्या बोलेंगे? जल कणिकाएं। और जब ये जल कणिकाएं बहुत ही ज़्यादा भारी हो जाती हैं तो नीचे गिरने लगती हैं और जिसे हम वर्षा कहते हैं। और कभी कभी ये ओले या हिम के रूप में, बर्फ़ के रूप में भी गिर जाती हैं, क्योंकि इतनी गर्म नहीं हो पाती। ऊपर तो पूरी बर्फ़ की तरह ही थी और नीचे आते भी बर्फ़ की तरह ही रहती हैं। ये बहुत ही कम केस में होता है ऐसा। और आज हम यहाँ तक ही पढ़ेंगे, आगे का चैप्टर कल देखेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ नाइस डे। वी विल मीट यू इन अ नेक्स्ट